प्यारे बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में आप अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर देख रहे हैं, जो कि 80 मार्क्स का और 3 घंटे का होता है, जिसको हम हल करेंगे। सामान्य निर्देश आप देख सकते हैं। पेपर 3 खंडों में विभाजित है। खंड क में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर के खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ग में आरोह भाग 1 एवं वितान भाग 1 के पाठों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर का खंड क, जिसमें अपठित बोध पर आधारित 18 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, किसी भी अपठित गद्यांश पद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले संबंधित गद्यांश या पद्यांश जो भी है उसे पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद उस पर आधारित पूछे गए संबंधित प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से अच्छे से ध्यान से यदि संबंधित गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। प्रत्येक समाज की अपनी मातृभाषा होती है, उसका अपना विशिष्ट साहित्य होता है। उस भाषा के साहित्य का अध्ययन करके हम उस भाषाभाषी समाज के बारे में, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी भाषा का अध्ययन करना बुरी बात नहीं है। इससे हमारी संवेदना व्यापक होती है, हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, हमारे मानवीय दृष्टिकोण में व्यापकता आती है और विचारों में उदारता का समावेश होता है। इस दृष्टिकोण से यदि हम सोचें तो कई मायनों में विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना केवल अच्छा ही नहीं, वरन आज की परिस्थितियों में अनिवार्य भी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना में विदेशी भाषा का ज्ञान बहुत व्यापक सिद्ध होता है। हम जिसे अपना बनाना चाहते हैं, उसकी भाषा का ज्ञान हमारे पास है तो हम उससे सुगमता से संबंध स्थापित कर सकते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के मोह में हम अपनी ही भाषा की उपेक्षा कर दें। भाषा किसी जाति की सभ्यता और संस्कृति की वाहक होती है। यदि हमारे पास अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी पहचान खो देंगे। अपनी भाषा या मातृभाषा में हमारा हृदय बोलता है, हमारा राष्ट्र हृदय उसमें धड़कता है। इसलिए विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा का महत्व अधिक होता है। किसका महत्व अधिक होता है? मातृभाषा का। एक स्वाभिमानी स्वतंत्र राष्ट्र अपनी भाषा के स्थान पर किसी विदेशी भाषा को शिक्षा या राजकाज की भाषा के रूप में ग्रहण करना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। जब तक कोई राष्ट्र अपनी भाषा को नहीं अपनाता, तब तक वह स्वावलंबी नहीं बन सकता, विकास नहीं कर सकता। उसकी सारी शक्ति अनुवाद और अनुकरण में ही समाप्त हो जाती है। उसकी मौलिक प्रतिभा कुंठित हो जाती है। प्रशासक और जनता के बीच एक गहरी खाई बन जाती है, जिसे पाटने के लिए दलाल बीच में आकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं। इसलिए कोई विदेशी भाषा चाहे कितनी ही समृद्ध क्यों न हो, उसका चाहे कितना ही व्यापक क्षेत्र क्यों न हो, पर अपनी मातृभाषा के सामने उसका कोई सार्थक महत्व नहीं हो सकता। मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है। परंपरा का वह जीवंत प्रतिबिंब है। संपूर्ण समाज उसी के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। बहुत ही सुंदर गद्यांश। दोस्तों, मुझे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस पेपर को सॉल्व कर चुका हूँ। प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न,
किसी विशेष भाषाभाषी समाज, उसकी सभ्यता और संस्कृति के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है। MCQ टाइप 1 मार्क्स का प्रश्न। विकल्प देखिए इसके। उस समाज में प्रचलित भाषा को अपनाकर, उस समाज के साथ संपर्क स्थापित कर, उस समाज के साहित्य का अध्ययन कर। और चौथा विकल्प है मानवीय दृष्टिकोण में व्यापकता लाकर। तो इसका सही उत्तर है उस समाज के साहित्य का अध्ययन कर। तीसरा विकल्प सही है, उस समाज के साहित्य का अध्ययन कर। दूसरा प्रश्न, विदेशी भाषा का ज्ञान क्यों आवश्यक माना गया है। पहला विकल्प अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना हेतु, ज्ञान का विस्तार करने के लिए, अपनी संवेदनाओं को व्यापक बनाने के लिए, और चौथा है सभी। तो इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प सभी। तीसरा प्रश्न, हम जिसे अपना बनाना चाहते हैं उससे सुगमता से संबंध किसके माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। 1 मार्क्स का MCQ टाइप। तो इसका सही विकल्प है उसकी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके। दूसरा विकल्प सही है, उसकी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अंक का प्रश्न। कथन है पहला, विदेशी भाषा का महत्व अधिक होता है। दूसरा कथन है ग्रामीण भाषा का महत्व अधिक होता है। तीसरा कथन है मातृभाषा का महत्व अधिक होता है, और यही कथन सही है। चौथा कथन है राजकाज की भाषा का महत्व अधिक होता है, जबकि सही है तीसरा कथन सही है, मातृभाषा का महत्व अधिक होता है। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वो है तीसरा, केवल कथन 3 सही है, यानी मातृभाषा का महत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न ये लिखने वाला है, विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 2 अंक का प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी भाषा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इस तरह। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार कोई भी राष्ट्र कब तक विकसित नहीं हो सकता। 2 अंक का प्रश्न। तो गद्यांश के अनुसार कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वह अपनी भाषा को नहीं अपनाता। अगला, गद्यांश के अनुसार किस स्थिति में प्रशासक और जनता के बीच गहरी खाई बन जाती है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, गद्यांश के अनुसार इस स्थिति में प्रशासक और जनता के बीच गहरी खाई बन जाती है जब कोई राष्ट्र विदेशी भाषा में राजकाज करता है। विदेशी भाषा में राजकाज होने पर प्रशासक और जनता के बीच गहरी खाई बन जाती है, इस तरह से। अगला प्रश्न दूसरा, जिसमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित 8 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। अपठित पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है। एक दिन तने ने भी कहा था जड़, जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है, और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है, मुंह गड़ाए पड़ी रही है, लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बड़ा हूँ, इसी से तो तना हूँ। एक दिन डालों ने भी कहा था तना, डालों ने क्या कहा था, तना किस बात पर है तना, जहाँ बिठा दिया गया था वहीं पर है बना। प्रगतिशील जगत में तिल भर भी नहीं डोला है, खाया है, मोटाया है, सहलाया, चोला है, लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गईं, ऊपर उठी नीचे आईं, हर हवा के लिए ढाल बनी लहराईं, इसी से तो डाल कहलाई, इसी से तो डाल कहलाई। एक दिन पत्तियों ने भी कहा था डाल, डाल में क्या है कमाल, माना वह झूमी है, झुकी है, डोली है, ध्वनि प्रदान दुनिया में, ध्वनि प्रदान दुनिया में एक शब्द भी वह कभी बोली है, लेकिन हम हर हर स्वर करती हैं, मरमर स्वर नर्म भरा भरती हैं, नूतन हर वर्ष हुई, पतझड़ में झर, पतझड़ में झर, बहार फूट फिर छेड़ती हैं, वितखित चित्त पंथी का साप ताप हरती हैं।
बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला, तने ने जड़ को निर्जीव कहा क्योंकि एक अंक का प्रश्न है, एमसीक्यू टाइप। तो इसका सही उत्तर है तने ने जड़ को निर्जीव कहा क्योंकि इसका सही ऑप्शन है दूसरा, वह जमीन के अंदर अंधेरे में पड़ी रहती है। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से डाल के बारे में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। कथन है पहला, उस पर पत्ते होते हैं। दूसरा है डालियां संख्या में बहुत अधिक होती हैं। और तीसरा है गतिशील होती हैं। कथन 4 है पक्षी घर बना सकते हैं। तो डाली के बारे में सही कथन है दूसरा और तीसरा। और इस तरह से जो सही विकल्प होगा वह चौथा, कथन 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न, पत्तियां डाल की किस कमी की ओर संकेत करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, डाल हिलने पर ध्वनि नहीं करती। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पंथी का समानार्थी शब्द है। इसका सही उत्तर है 3, राहगीर, पथिक। अगला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो सकता है जब पेड़ के अंग बोले, और भी उचित शीर्षक हो सकते हैं। अगला है, पद्यांश में पत्तियों ने अपनी क्या विशेषता बताई है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, पद्यांश में पत्तियों ने अपनी विशेषता बताई है कि वह हर हर स्वर करती हैं, मरमर स्वर भरती हैं, हर वर्ष नूतन होती हैं, बेतकित चित्त पंक्ति का साप ताप हरती हैं। इस तरह से पेपर का खंड ख जिसमें अव्यक्ति और माध्यम के पाठों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं 22 अंक के। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। 6 अंक का रचनात्मक लेख लिखने के लिए 3 में से किसी एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है। दोस्तों, रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए आप चैनल पर दीवार घड़ी पर रचनात्मक लेख वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न 5 अंक का है, पत्र लेखन से संबंधित। चोरी की घटनाओं की शिकायत करते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए, अथवा आपकी कॉलोनी में पानी की उचित आपूर्ति नहीं हो रही है, पानी की उचित आपूर्ति हेतु अधिकारी जलदाय विभाग को पत्र लिखिए। तो आप पत्र लेखन से संबंधित वीडियो चैनल पर देख सकते हैं, कई सारे हैं, किस तरह से लिखा जाता है, सही फॉर्मेट क्या होता है। अगला प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। 8 अंक के 4 प्रश्न, यानी 2-2 अंक के 4 प्रश्न, 8 अंक के। पहला है, जनसंचार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए, 2 अंक का। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 अंक का है तो कोई भी 2 कार्य लिख सकते हैं। मनोरंजन करना, शिक्षित करना, सूचना देना, एजेंडा तय करना, विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना, कोई भी 2 कार्य लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वॉचडॉग पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो वॉचडॉग पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता जो सरकारी कामकाज पर नज़र रखने वाली होती है, यानी सरकारी कामकाज पर नज़र रखने वाली पत्रकारिता को वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है, और कहीं कभी किसी कार्य में गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करती है, इस तरह से। अगला है, समाचार के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो समाचार के प्रमुख तत्व हैं नवीनता, प्रभाव, समीपता, जनरुचि, तथ्यात्मकता। इनमें से कोई भी 2 लिखे जा सकते हैं, 2 अंक का प्रश्न है। अगला, संचार से आप क्या समझते हैं, संचार के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो संचार सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। इसके तत्व हैं संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक। अगला प्रश्न है, संपादकीय से आप क्या समझते हैं, लिखिए। 2 अंक का प्रश्न है। तो संपादक द्वारा किसी मुद्दे, समस्या या विषय पर लिखा गया लेख संपादकीय कहलाता है। यह उस समाचार पत्र की राय माना जाता है
इससे समाचार पत्र की साख, प्रभावशीलता एवं लोकप्रियता बढ़ती है। इस तरह से। अगला प्रश्न, डायरी लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3 अंक का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। डायरी, पिछले साल की डायरी या कॉपी में लिखना चाहिए। दिन भर की महत्वपूर्ण बातों को लिखना चाहिए। अपनी भाषा और शैली में लिखना चाहिए। हम जिस तरह से और जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिखना चाहिए। उन बातों को लिखना चाहिए जिनको हम भूलना नहीं चाहते, हमेशा याद रखना चाहते हैं। इस तरह से। इसके अथवा में है, नाटक एवं फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है? तो इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। नाटक एवं फिल्म की पटकथा में निम्नलिखित अंतर होता है। पहला बिंदु, समय। नाटक एक ही जगह पर एक ही समय में नाटक का एक ही जगह पर एक ही समय में मंचन होता है, इसलिए नाटक का समय सीमित होता है, जबकि फिल्म को बनने में कई महीने और वर्ष भी लग जाते हैं। दूसरा बिंदु है पात्र। नाटक में पात्र सीमित होते हैं, जबकि फिल्म में पात्रों की निश्चित संख्या नहीं होती, काफ़ी पात्र होते हैं। नाटक से बहुत ज़्यादा पात्र होते हैं फिल्म में। तीसरा बिंदु है दृश्य। नाटक एक ही जगह पर होता है, इसलिए नाटक में दृश्य यानी घटनास्थल सीमित होते हैं, जबकि फिल्म की पटकथा में अलग अलग घटनास्थल होते हैं, अलग अलग सीन होते हैं। अगला बिंदु है, नाटक मंच पर हमारे सामने होता है, दर्शकों के सामने होता है, जीवंत होता है, लाइव होता है, जबकि फिल्म में पूर्व रिकॉर्डेड छवियां होती हैं, जिसको बाद में स्क्रीन पर प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, पेपर का खंड ग, जिसमें आरोह भाग 1 एवं वितान भाग 1 के पाठों पर आधारित प्रश्न है, 40 अंक के। छठा प्रश्न, इसमें एक काव्यांश दिया गया है, पठित काव्यांश, जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। पद्यांश देखिए, कबीरदास जी का पद है, हम तो एक एक कर जाना, दुई कहें तिनई को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योत समाना, एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कुंवरा साना, जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। सभी के हृदय में वही एक ही परमात्मा है। माया देख के जगत लुबाना, कायर नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कितने हैं? तो इसका सही विकल्प है पहला, 1। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार दो जग में कौन जाएगा? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, जो ईश्वर को पहचानता नहीं। अगला प्रश्न, सब घट अंतर तू ही व्यापक से क्या आशय है? तो इसका अर्थ है, इसका सही विकल्प है, सबके हृदय में एक ही ईश्वर है। तीसरा विकल्प सही है, सबके हृदय में एक ही ईश्वर है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा कौन सी है? तो इसका सही विकल्प है चौथा, सदुक्कड़ी यानी खिचड़ी। अगला प्रश्न है, दो जग से क्या तात्पर्य है? इसका सही विकल्प है चौथा, नरक। अगला प्रश्न, 7वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। 3-3 अंक के दो प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न। क, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? 3 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की उपासना पति रूप में करती हैं। वह रूप बहुत ही सुंदर है, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, जो गायों को पालने वाला है, वही उनका स्वामी यानी पति है। अगला प्रश्न, ख, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, आशय स्पष्ट कीजिए।
तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, माँ की गोद यानी शरण में आने पर व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। इस तरह से। अगला, चंपा तुम ही पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, आशा स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कवि चंपा से कहते हैं कि चंपा तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन के कठिन समय में शिक्षा ही काम आएगी और कुछ नहीं, इसलिए चंपा तुमको भी पढ़ना चाहिए। 8वां प्रश्न कि नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं, 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न। पहला, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। चंपा भोली भाली है, चंचल है, नटखट है, पशुओं की चरवाई करती है। इस तरह से 3-4 विशेषताएं लिखी जा सकती हैं। अगला प्रश्न, तुम बरस लो वे न बरसें, घर की याद कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, कवि सावन महीने के बादलों एवं स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम चाहे कितना ही बरस लो, लेकिन मेरे पिता की आंखों में एक भी आंसू न आए, उन्हें किसी बात का दुख नहीं होना चाहिए। अगला है, दधिमथि घृत काढ़ लियो डार गई छोई, मीरा का पद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, जिस प्रकार दही को मथकर घी निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मीरा ने कृष्ण भक्ति को अपना लिया है और संसार यानी राज परिवार को त्याग दिया है। मीरा ने ईश्वर भक्ति को सार तत्व एवं संसार को असार यानी निरर्थक माना है। अगला प्रश्न 9वां, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। नमक का दरोगा कहानी से लिया गया है यह गद्यांश। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। अगला प्रश्न, गद्यांश पर आधारित प्रश्न का, घाट पर कौन खड़ा हुआ था? तो इसका सही विकल्प है पहला, दरोगा। अगला प्रश्न, किसको लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था? इसका सही विकल्प है तीसरा, पंडित अलोपीदीन को। अगला प्रश्न, वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, ऐसा कौन कहते थे? तो इसका सही विकल्प है तीसरा, पंडित अलोपीदीन। अगला प्रश्न चौथा, न्याय और नीति को किसके खिलौने कहा गया है? तो इसका सही विकल्प है चौथा, लक्ष्मी जी के। 5वां प्रश्न, गद्यांश पर आधारित। प्रस्तुत गद्यांश नमक का दरोगा कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक हैं? तो इसका सही विकल्प है चौथा, प्रेमचंद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। अगला प्रश्न 10वां, कि नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। 3-3 अंक के 2 प्रश्न यानी 6 अंक के। पहला है, रोटी जनाब पकती है आँच से, मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, रोटी जनाब पकती है आँच से, इसका आशय है कि पेट परिश्रम से भरता है
पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगला प्रश्न ख, पथिर पांचाली फिल्म को बनने में 2.5 साल क्यों लगे? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। पात्रों की समस्या, धन का अभाव, लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, पैसा खत्म होने पर वह फिर से नौकरी करते और पैसा इकट्ठा होने पर वह फिर से पथिर पांचाली फिल्म की शूटिंग शुरू करते थे। मनपसंद दृश्य न होना, मौसम का साथ ना देना, वर्षा का सीन लेना था तो वर्षा ही नहीं हो रही थी जिसके लिए काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ा। पात्रों का बदलना यानी कुत्ते का गुजर जाना, मिठाई वाले का गुजर जाना और उनके स्थान पर उनके जैसे दिखने वाले दूसरे पात्र तलाशना लाना, इन सभी कारणों से पथिर पांचाली फिल्म को बनने में 2.5 साल लगे। अगला प्रश्न है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि जिस देश के पशु भी एक दूसरे से अलग होने पर करुणा से भर जाते हैं, दुखी होने लगते हैं, उस देश के नागरिकों का तो कहना ही क्या है, दुश्मन के अलग होने पर भी दुखी होते हैं। इस तरह से। अगला प्रश्न 11वां, कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। 2-2 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक के। पहला क, नमक का दरोगा कहानी, नमक का दरोगा धन पर धर्म की जीत की कहानी है, कैसे? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। नमक का दरोगा कहानी धन पर धर्म की जीत की कहानी है क्योंकि दरोगा द्वारा धन के सामने न झुककर ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना यह सिद्ध करता है कि नमक का दरोगा कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। इस तरह से। अगला प्रश्न, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? 2 अंक का प्रश्न। तो इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। वह स्वादिष्ट खाना बनाते थे, उनको अलग अलग तरह की रोटियां बनाने में महारत हासिल थी, वह 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे, इसलिए मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। अगला, पथिर पांचाली फिल्म को बनाने में लेखक ने किन समस्याओं का सामना किया? तो इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पात्रों की समस्या, धन का अभाव, लेखक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे और उतना पैसा उनके पास नहीं था, पैसा खत्म होने पर वह फिर से नौकरी करते और पैसा इकट्ठा होने पर वह फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू करते थे। उचित दृश्यों का ना मिलना, जैसा वो पथिर पांचाली फिल्म के लिए दृश्य शूट करना चाहते थे, सीन शूट करना चाहते थे, वैसे सीन के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ा। वो पात्रों का बदलना, इस तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न 12वां, कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। 5-5 अंक के 2 प्रश्न यानी 10 अंक के। पहला है, कुआ और कुई में क्या अंतर होता है? राजस्थान की रजत बुने पाठ के आधार पर लिखिए। 5 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कुआ पुल्लिंग है जबकि कुई स्त्रीलिंग है। दूसरा बिंदु, कुएं का मुख चौड़ा एवं कुई का मुख सकरा होता है। तीसरा बिंदु, कुआ ऊपर से नीचे तक एक जैसे आकार का होता है जबकि कुई ऊपर से सकरी एवं नीचे चौड़ी होती जाती है। चौथा बिंदु, कुएं में पाताली पानी होता है जबकि कुई में रेजानी पानी होता है। पांचवा बिंदु, पश्चिमी राजस्थान में कुएं का पानी खारा होता है जबकि कुई का पानी मीठा होता है। इस तरह से। अगला प्रश्न, लता मंगेशकर के गानों की विशेषताओं का उल्लेख भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के आधार पर कीजिए। 5 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लता मंगेशकर के गानों की विशेषता है। पहला बिंदु, गानपन। गानपन यानी गाने की सभी विशेषताएं लता मंगेशकर जी के गानों में देखी जा सकती हैं। दूसरा बिंदु, स्वरों की कोमलता। तीसरा बिंदु, सुरीलापन। चौथा बिंदु, मधुर स्वर। पांचवा बिंदु, नादमय उच्चार यानी उच्चारण। और छठा बिंदु, निर्मल स्वर। इस तरह से इन बिंदुओं को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, पालर पानी, पाताल पानी और एवं रेजानी पानी से आप क्या समझते हैं?
तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पालर पानी वह पानी होता है जो वर्षा से प्राप्त होता है, जो कि ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है नदी, तालाब, पोखर के रूप में। पाताल पानी ज़मीन के अंदर का पानी होता है जो कुएं में मिलता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में खारा होता है। रेजानी पानी वर्षा का वह पानी जो ज़मीन के अंदर तो जाता है लेकिन खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से नहीं मिलता है, जो कि कुई में मिलता है, जो मीठा यानी पीने लायक होता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।